नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भाई मेरे आज के क्लास को आप सभी शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि आज के क्लास में वो सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर को जरूर लगाते चलना और लास्ट में देखते हैं कौन कितना सही कर पाते हैं इस 100 ऑब्जेक्टिव में। पहला नंबर सवाल देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताओ जी, बातचीत जो पाठ है उसके निबंधकार का नाम क्या है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। मोहन राकेश जो है ये सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार है और ये प्रगीत और समाज जो है ये नामवर सिंह की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा, जितने भी ऑप्शंस हैं उसको भी मैं क्लियर करते चलूंगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ भाई सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो वो है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सिर्फ भक्ति रस है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करा, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी रचना है? अब बताओ जी, जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी रचना है? तो ये भाई आपको भी पता होगा, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के कहानीकार है जिन्होंने 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? भाई मूल नाम बताएंगे आप सभी। तो तुलसीदास का मूल नाम पूछे तो राम बोला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राम भोला भी कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा रहता है, इसलिए अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना आप लोग। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? भाई 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या करा, अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण पूछा गया, कौन सा होगा? तो आंशिक हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? भाई बताते चलो, आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलो, क्लास में ही ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। देखियो, गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 का बी लगा रहे हो आप लोग तो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, आखिरी कलाम किनकी रचना? आखिरी कलाम जो रचना है भाई वो किनकी रचना है? सूरदास की है, तुलसीदास की है, जायसी की है या फिर शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? 8 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी। तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। भाई आखिरी कलाम जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, सूरदास का निधन कब हुआ था? निधन मतलब हो जाता है मृत्यु, कब पूछा गया कब हुआ था? तो सूरदास का जो निधन हुआ था वो हमारा हो गया था 1583 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 1478 में इसका जन्म हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, सूरदास की कौन सी रचना, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना है? भक्तमाल, रामचरितमानस, सूरसागर या इनमें से कोई नहीं? पहले तो मैं बता दे रहा हूं, भक्तमाल नाभादास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तो बचा कौन सा? सूरदास। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सूरसागर। भाई सूरसागर जो रचना है ये सूरदास की रचना है। ओके, चलिए फिर 11 नंबर सवाल देखिए क्या करा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? वो है अमृतसर में, अमृतसर का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो मामा जी रहते थे। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? जन्म स्थान पूछा गया किसका? तो जयप्रकाश नारायण का। तो सिताब दिया रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है 12 का। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम आसान सा है भाई, पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, करेक्ट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, नर का विलोम क्या होगा? नर का विलोम बताओ आप सब। तो नर का विलोम नारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, लगा लो 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार लाइक कर दो, तब भाई पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और पढ़ने में भी मजा आएगा। इसलिए एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ, क्योंकि हम जो है बिल्कुल आप लोगों की तैयारी फ्री करवाते हैं भाई। एक भी रुपया हम आपसे नहीं मांगते हैं, आपको इसका PDF भी फ्री दिया जाता है। तो भाई आप जुड़ के आप हमारे साथ तैयारी जरूर करो भाई, अच्छे मार्क्स लाना है, मिल के पढ़ाएंगे और आपके नंबर को, आपके सपने को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब बताओ जी राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु पूछा गया भाई, एक थे इसके शिक्षा गुरु और दूसरे थे दीक्षा गुरु। तो 16 का करेक्ट आंसर बताओ आपसे भी फटाफट से। तो दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगा देना और शिक्षा गुरु शेष सनातन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, सूर सरावली किनकी कृति है? सूर सरावली जो रचना है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया आप सभी से। तो सूर सरावली जो रचना है ये सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कवितावली आए तो आप तुलसीदास लगा देना भाई, याद रखिएगा। और भक्तमाल नाभादास की रचना है, जैसी कि बहुत सारे रचना है, जैसे हो गया आखिरी कलाम, कहरानामा, ये सारे क्या है तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। कौन सा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ सही पूछा गया आप सभी से। तो अक्ल का अंधा मतलब मूर्ख होना भाई, हो जाएगा ना। 19 का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? कृति मतलब रचना, रचना पूछा गया। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और याद रखिएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था और उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके चलिए फिर 21 नंबर सवाल देखिए, रोज इनमें से क्या है? रोज जो चैप्टर है वो क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है भाई, जिसके कहानीकार का नाम बोले तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए फिर 22 नंबर सवाल देखिए, नाभादास की अभिरुचि थी, किसमें अभिरुचि थी? तो ये लोक भ्रमण भाई और भगवत भक्ति, काव्य रचना, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भूषण के पिता का क्या नाम था? पिताजी का नाम पूछा गया है, तो लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पिताजी का जो नाम था वो था रत्नाकर त्रिपाठी, किसके? तो भूषण जी के पिता। कवित्व जो कविता है उसके कवि का नाम है भूषण जी और भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी, ऑप्शन सी सही जवाब है। 24 का सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची पूछा गया भाई, तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे? सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुंदर का जो पर्यायवाची होता है वो मनोहर होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? उच्च का विशेषण पूछा गया है, तो उच्च का विशेषण उच्चतर होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये ऊंचाई ऊंचाई ये सब मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भोर का तारा किसकी रचना? भोर का तारा जो रचना है ये है जगदीश चंद्र माथुर की रचना, ऑप्शन डी सही जवाब है। 28 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क जो है एक प्रकार का नाटक है जिसके नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी सही जवाब है। 28 का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन ए में दिया गया, मदन मोहन गुगलानी लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर और जानवर किसकी रचना है? तो जानवर और जानवर मतलब भाई मोहन राकेश की रचना है, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पीडीएफ के लिए विद्यानंद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाता है भाई, दोनों जगह मिल जाएगा। चलिए फिर 31 नंबर सवाल देखिए, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? वो है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? तो भाई कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, कब? तो 1971 ईस्वी में, कौन सा? तो ऑप्शन बी में दिया गया, आपका सही जवाब है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया था? जूठन जो पाठ है वो एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था 1993 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसको जो है परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, कथाक्रम सम्मान 1996 में दिया गया था, इसको भी आप याद रख लेना भाई, भूलना मत। ओके चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है, जख्म पर धूल कविता शीर्षक किसकी रचना। भाई जख्म पर धूल जो कविता है वो किसकी रचना, ये पूछा गया आप सभी से। तो बताओ 34 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयज की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है। अब बताओ जी, जिस संज्ञा से, मैंने बताया जो दुनिया में केवल एक हो, भाई ऐसा ही मैंने डिफिनेशन भी लिखवाया था। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है मतलब एक ही है, जैसे कि हो गया महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी कहीं और भी है क्या, नहीं ना। सचिन तेंदुलकर हो गया, ये सारे क्या हैं, तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 35 का ए जो है आपका सही जवाब है। ओके चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है। क्या सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, तो स्वतंत्रता हो। भाई जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, मुक्त हो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या करा, इनमें कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नहीं है पूछा गया भाई, तो नहीं है आंसू है, इंद्रजाल है, आंधी है, लेकिन शिवाजी का महत्व ये नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, कंकाल क्या है। ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन क्या है ये पूछा गया, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर प्रबंध काव्य है। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, कूली प्रथा किसकी कृति है। कूली प्रथा जो रचना है ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। भाई ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, वही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, रघुवीर सहाय किस सती के रचनाकार है। रघुवीर सहाय भाई अधिनायक जो कविता है जिसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय, और यह किस सती के रचनाकार है, तो 20वीं सदी के। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी कृति है, ये पूछा गया है। तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन तो हम लोग ऊपर में भी कर चुके हैं, इसलिए भाई याद रखना। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या है, ये पूछा गया। निबंध है, कहानी है, एकांकी है, या फिर व्यंग्य है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, इसको याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। किसने भाई, किसने की थी, तो वो क्या था, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए सही जवाब है 43 का। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किसकी कृति है। जैसा काम वैसा परिणाम जो रचना है वो किसकी रचना है, ये पूछा गया। तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 45 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में श्रीनिवास दास की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो श्रीनिवास दास की रचना है, तो वो हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये रहस्य कथा, रसातल यात्रा और नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। मैं बता देता हूं, उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन कौन, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915, सुखमय जीवन का 1911 और बुद्धू का कांटा जो है ये 1911। तीनों को याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने कहा था पूछा तो 1915 लगा देना। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था। गुलेरी जी जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसके पिता का क्या नाम था, तो पंडित शिवराम। ऑप्शन ए सही जवाब है। 48 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान कब दिया था। मैग्सेसे सम्मान दिया गया था 1965 में और भारत रत्न दिया गया था 1998 में। इसको याद रखिएगा आप लोग। अभी जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर है। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम है। भाई पत्नी का नाम पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, भाई 100 का आधा कर चुके हैं हम लोग, बस अब 50 ऑब्जेक्टिव और बचा है। फटाफट से आंसर लगाते चलो और हमारे साथ जुड़े रहो। देखो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है, तो वो दी है लायलपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। शेखर एक जीवनी जो रचना है वो क्या है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है, या फिर जीवनी है। तो शेखर एक जीवनी जो रचना है वो हमारा हो जाता है कौन सा, तो उपन्यास है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यह अज्ञा जी की रचना है। भाई इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अज्ञा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो यह हुआ था कितनी नाव में कितनी रचना पर अज्ञा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। 53 नंबर सवाल देखिए,
प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है। अब बताओ जी, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। तो प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है मृत्यु हो जाना। ऑप्शन ए सही जवाब है। 54 नंबर सवाल देखिए, जर का विलोम क्या है? जर का उल्टा पूछा गया है, तो जर का विलोम जो होता है वो हो जाता है चेतन। ऑप्शन सी सही जवाब है। 55 नंबर सवाल ये रहा, लंबोदर में कौन सा समास है? बताएंगे आप सभी। लंबा है भाई जिसका उदर, तो बहुव्रीहि समास, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगा लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था ये पूछा गया कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहां हुआ था? तो पथरगामा गोड्डा झारखंड में। पथरगामा एक गांव है, झारखंड में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? निम्नलिखित में कौन सी कविता है जो ज्ञानेंद्रपति की है? तो हार जीत रघुवीर सहाय की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना जो कि सही जवाब है, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, कौन सा रचना भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? नहीं है भाई, कौन सा रचना है जो भगत सिंह का लिखा हुआ है ही नहीं? बम का दर्शन, युवक, परिवेश, या फिर विद्यार्थी और राजनीति। 58 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? फटाफट से लगाओ। तो ये परिवेश इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 59 नंबर सवाल देखिए, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो यह क्या था? नौजवान भारत सभा का। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो भाई जंगलों का काटना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 60 का ए लगा लो आप सब, तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की रचना है? बोलते क्षण जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की कृति है? बताओ आप सभी। निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर आलोचना है? तो 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, और ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र भाई सिपाही की मां जो चैप्टर है उसमें मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा गया आप सभी। उषा जो चैप्टर है वो जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, और इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो क्या है? ये पूछा गया आप सभी से। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये एक प्रकार का क्या है? तो कविता है, रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, छिन्न भिन्न में कौन सा समास? अलग अलग है, छिन्न है और भिन्न है, मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श काव्य कौन सा था? ये पूछा गया आप सभी से। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए, सूर सागर में रचे गए पदों की कुल संख्या कितनी है? ये बताओ आप सभी। सूर सागर जो कि सूरदास की रचना है उसमें रचे गए पदों की कुल संख्या कितनी है? तो 1.25 लाख के आसपास है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुई? पहले तो मैं बता चुका हूं कि कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है और यह प्रकाशित हुआ था 1968 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, तासीर का अर्थ क्या होता है? तासीर का अर्थ होता है प्रभाव या फिर असर, दोनों एक ही बात है, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, प्रसंग का विशेषण क्या होगा? प्रसंग का विशेषण प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया भाई, यहां प्रासंगिक है ये मत लगाना, ये सब गलत है। ओके चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, क्या करा? मुंशी जी कौन थे? यानी कि जूठन चैप्टर जो है उसमें मुंशी जी कौन थे? तो वो थे हेडमास्टर भाई, कलीराम हेडमास्टर। ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ मुंशी जी पूछा गया तो मतलब लेखक के पिताजी जो हैं, लेखक को प्यार से मुंशी जी कहते, तो ये लेखक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लेखक के पिताजी नहीं थे, तो लेखक के पिताजी ही बोलते थे लेखक को प्यार से मुंशी जी, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, और हेडमास्टर जो थे ये कलीराम थे, इसको याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? गुरु जी का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, कलीराम हेडमास्टर, लो जी वही कलीराम जो है हेडमास्टर ने गाली देकर किसको धमकाया था? तो लेखक के पिताजी को, तो यानी कि छोटन लाल को। लेखक के पिताजी का क्या नाम है? तो छोटन लाल। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 74 नंबर सवाल देखिए, वजूद शब्द का अर्थ क्या होगा? वजूद का अर्थ होता है अस्तित्व। क्या? अस्तित्व हो जाता है करेक्ट आंसर। 74 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव मैंने बताया था कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप अब यही भाव समास लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए
76 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर पंत ने उदय प्रकाश को कितने रुपए दिए थे? तो 100 के 3 गो नोट दिए थे, मतलब 300 नोट दिए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है, नाभादास किस काल के कवि हैं? नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि मैंने बताया था आपके काव्य खंड के शुरू के 4 कवि जो है वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। 78 नंबर सवाल देखिए, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का जो नाम है वो क्या है, ये बताओ आप सभी। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? श्रद्धा है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है? बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी सही जवाब है। 80 नंबर सवाल देखिए, ये रहा, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? बताओ आप सभी, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था कब? 1994 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र 20 ऑब्जेक्टिव है भाई, फटाफट से आंसर को लगाते चलो। देखो, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किए थे? किस विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, ये पूछा गया आप सभी से। तो अशोक वाजपेयी बीए किए थे किस विश्वविद्यालय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सागर विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने, हारजीत नामक कविता संग्रह जो है, हारजीत नामक कविता संग्रह किस कविता संग्रह से संकलित है? ये पूछा गया आप सभी से। हारजीत जो कविता है वो किस कविता संग्रह से लिया गया, ये पूछा गया आप सभी से। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, और कहीं नहीं वहीं रचना पर हारजीत के कवि जो है अशोक वाजपेयी, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए 84 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान कब दिया गया था? स्मृति पुरस्कार जो है वो कब दिया गया था, ये बताओ आप सभी। तो 84 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, कुआं शब्द की प्रकृति क्या होगी? कुआं की प्रकृति पूछा गया, तत्सम होगा, तद्भव होगा, विदेशज होगा या फिर देशज होगा? 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज जो रचना है वो क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? उपन्यास है भाई। और किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, मेहनत का शब्द का विलोम क्या होगा? मेहनत का शब्द का विलोम मतलब उल्टा शब्द पूछा गया आप सभी से। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आलसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो रचना है वो क्या है? तो वो एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन ए सही जवाब है, और यह रघुवीर सहाय की रचना है, इसको भी आप याद रखोगे। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 90 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध के पिताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिताजी का नाम आपसे पूछा गया है। तो 90 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? माधवराज मुक्तिबोध। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, अब बहती बहाती में कौन सा अलंकार पूछा गया भाई? अलंकार बताओ, बहती बहाती में कौन सा अलंकार होगा? तो अनुप्रास अलंकार। अगर एक ही शब्द दो बार आए, जैसे कि हो गया जैसे कुछ कुछ हो गया, तो इसमें पुनरुक्ति लगाते थे, लेकिन यहाँ बहती और बहाती है, अलग अलग है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नया खून का संपादन कब हुआ था? नया खून का जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। और यह किसने किया था? तो मुक्तिबोध ने किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की कौन सी भाषा है? शमशेर बहादुर सिंह जो है वो किस भाषा के कवि है, ये पूछा गया आप सभी से। तो वो है खड़ी बोली के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 94 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 15 फरवरी 1948 को, और जन्म था 16 अगस्त 1904 को, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए रहा, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है? असहाय कहती है पुत्र के वियोग के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि असमय ही इसके पुत्र का निधन हो जाता है। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, निर्धर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? निर्धर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा हो जाता है बादल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 97 नंबर सवाल है, भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? लो जी, अब आया, एक ही शब्द दो बार है तो आप पुनरुक्ति अलंकार लगा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं?
तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है बताओ आप सभी। तो सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो तमचूर का शाब्दिक अर्थ मुर्गा होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताना कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना आप सभी। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो विद्या आनंद टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहां पर इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा बिल्कुल फ्री भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में।